अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। मुझे उम्मीद है आप कंटिन्यू रिवाइज और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज हमें सोल्यूशन का जो टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज़ सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। इट्स वेरी सिंपल टॉपिक। देखो व्हाट दिस टॉपिक इज़ ऑल अबाउट। सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन, these are common type of solutions. These are common type of solutions. जब हम एवरीडे लाइफ की बात करते हैं तो ये कॉमन टाइप ऑफ सॉल्यूशंस हैं। अब ये सॉल्यूशंस होती क्या है? इनमें सॉलिड होता है सल्यूट, सॉलिड इज हियर सल्यूट एंड लिक्विड इज हियर सॉल्वेंट। लिक्विड हेयर इज सॉल्वेंट। तो जब यह सॉलिड सल्यूट डिसॉल्व होगा लिक्विड सॉल्वेंट में, इट इज कॉल्ड सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। व्हेन ए सॉलिड सल्यूट dissolves in a liquid solvent, it is solid in liquid solution। जब एक सॉलिड सल्यूट डिसॉल्व होगा लिक्विड सॉल्वेंट में, दैट इज कॉल्ड सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल शुगर और यूरिया और ग्लूकोज or salt dissolved in water। जब हम शुगर को डिसॉल्व करते हैं किसमें? वाटर में। या यूरिया को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, ग्लूकोज हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में, या कोई सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व करते हैं, या नेफ्थलीन बॉल्स इन बेंजीन और नेफ्थलीन बॉल्स इन बेंजीन। तो दिस इज सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। यहां तक आया समझ में? यानी सिंपल लैंग्वेज में, जब एक सोल्यूट होगा सॉलिड और वो डिसॉल्व होगा एक सॉल्वेंट में और वो सॉल्वेंट होगा लिक्विड, दैट इज कॉल्ड सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। यहां तक आया समझ में? यहां तक आया समझ में? इसको नोट करो जल्दी। अच्छा, अब हम काम करते हैं कि हम एक बीकर लेंगे। बीकर में पता है आप, हम सॉल्वेंट लेते हैं। चलो हमने इसमें लिक्विड सॉल्वेंट लिया है, यह है इसमें सॉल्वेंट इन लिक्विड फॉर्म या इन लिक्विड स्टेट। यहां तक आया समझ में? अब हम इसमें पोर करेंगे, डालेंगे, वी विल पुट सम सॉलिड सल्यूट इन इट। सल्यूट करेंगे पुट इसमें, और वो सल्यूट क्या होगा? सॉलिड स्टेट। और एग्जाम्पल यहां हम लेंगे शुगर, और यहां पर एग्जाम्पल क्या लेंगे? वाटर। जब हम सॉलिड सल्यूट को किस में डिसॉल्व करेंगे? इस लिक्विड सॉल्वेंट में, अंडर ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट a particular temperature and pressure। अभी तो कांस्टेंट प्रेशर है, अभी हम डिसॉल्व करेंगे इसी टेम्परेचर पे। सपोज हमने सॉलिड सल्यूट को डिसॉल्व किस में किया? लिक्विड सॉल्वेंट में। इट इज सॉलिड इन अ लिक्विड सॉल्यूशन। अब देखो क्या होता है, जब हम सल्यूट डालते हैं ना किस में? इस सॉल्वेंट में, ये सल्यूट डिफ्यूज होता है इन लिक्विड सॉल्वेंट। तो सॉलिड सल्यूट diffuses in a liquid solvent। यहां तक आया समझ में? हमने सल्यूट डाला, शुगर डाला पानी में, अब शुगर क्या हुआ? अब डिफ्यूज हुआ। अब ये डिफ्यूज होगा, और जब हम डालेंगे ये डिसॉल्व होगा।
एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हम शुगर डालेंगे, वो शुगर डिजॉल्व नहीं होगा, वो बॉटम में रहेगा सॉलिड शुगर, ये होगा सॉलिड शुगर, सॉलिड शुगर, ये सॉलिड सोल्यूट, ये अब डिजॉल्व नहीं होगा। हमने इसमें शुगर डाला था, वो डिजॉल्व हो गया, मगर एक पॉइंट ऐसा आएगा ये सॉलिड शुगर इसमें डिजॉल्व नहीं हुआ, यानी इसमें डिजॉल्व हुआ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। यहां तक आया समझ में? वो सोल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड, या जिसमें a solution is in contact with its solid solute, such a solution is called saturated solution. सिंपल पॉइंट, हमने सॉलिड शुगर को, यानी हमने सॉलिड सोल्यूट को किस में डाला? लिक्विड सॉल्वेंट में। पहले ये डिसॉल्व होगा, डिफ्यूज होगा सोल्यूट, जब ये डिफ्यूज होगा एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हम डालते रहेंगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब हमने ये सॉलिड शुगर, सॉलिड सोल्यूट किस में डाला? वाटर में, अब ये डिसॉल्व नहीं होगा। यहां तक आया समझ में? तो अब ये सॉल्यूशन बन गई, इस सॉल्यूशन में अब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर तो ऑलरेडी डिसॉल्व हुआ है ऑलरेडी, अब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व, तो वो जो सॉलिड सोल्यूट है वो नीचे बॉटम में रहेगा, यानी वो सॉल्यूशन जिसमें extra amount of solute cannot be dissolved at a particular temperature, such a solution is called a saturated solution. एक simple definition है, a solution in which extra amount of solute cannot be dissolved at a particular temperature, आमतौर हम रहते हैं रूम टेम्परेचर, is called saturated solution. यहां तक आया समझ में? हमने इसमें शुगर डाला, पहले डिफ्यूज हुआ, डिसॉल्व हुआ, अब हमने और डाला, वो भी डिसॉल्व हुआ, अब हमने और डाला, वो डिसॉल्व नहीं हुआ, इसमें ऑलरेडी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सोल्यूट है ना डिसॉल्व। अब ये जो सॉलिड सोल्यूट है ये डिसॉल्व नहीं होगा, यानी इस सोल्यूशन में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड एंड दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। यहां तक आया समझ में? यह आया समझ में? यहां तक नोट करो पहले। और एक पॉइंट समझो एक पॉइंट को, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की ये डेफिनेशन है। अब और तरीके से हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को डिफाइन करेंगे। देखो, जब हमने सोल्यूट इसमें डाला, किसमें? पानी में डाला या लिक्विड सॉल्वेंट में डाला, ये तो डिसॉल्व हो गया शुगर, यानी वो शुगर है इन लिक्विड फॉर्म, यानी जो ऑलरेडी डिसॉल्व हुआ ना शुगर, वो सोल्यूशन में इधर उधर मूव करता है ना रैंडमली, वो तो है ना लिक्विड फॉर्म में। यहां तक आया समझ में? और यहां पर शुगर है ना किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। इसका मतलब है a solution which is in contact with solid solute, which is in contact with, ये है ना solution, इसमें ऑलरेडी है ना डिसॉल्व्ड सोल्यूट, अब ये तो सोल्यूशन बन गई, इसको किसके साथ कंटैक्ट है? इसको कंटैक्ट है विद सॉलिड सोल्यूट, एक्सेस सोल्यूट, एंड दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। और एक डिफिनेशन बोलो, या ऐसे भी लिख सकते हो, इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, in a saturated solution, comma, the solution is in contact with solid solute बोलो, और एक्सेस सोल्यूट। तो वो सोल्यूशन जो इन कंटैक्ट होगी विद सॉलिड सोल्यूट, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। यहां तक आया समझ में? यहां तक आया समझ में? यहां तक पूरा स्क्रीनशॉट उठाओ।
अब पॉइंट समझो, जब हमने सल्यूट डाला पहले डिजॉल्व हुआ, और डाला डिजॉल्व हुआ, डिफ्यूज हुआ। अब जब हमने और डाला तो ये डिजॉल्व नहीं हुआ, तो अब ये सॉल्यूशन है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसमें अब डिजॉल्व नहीं हुआ ना शुगर, या सॉल्यूट इसमें डिजॉल्व नहीं हुआ ना, इसका मतलब है देयर इज अ काइंड ऑफ स्टैटिक कंडीशन ऑब्जर्व्ड। हमें बाहर से लग रही है ना इट इज समथिंग ए स्टैटिक कंडीशन, बट ऐसा नहीं होता है। यानी दिस इज नॉट इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, यहां पर कोई स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं है। तो ये पॉइंट याद रखो। देखो क्या होता है, जब हमने डिजॉल्व किया, जब हमने सॉलिड सॉल्यूट डाला इसमें, यह डिजॉल्व हुआ, ओ डाला डिजॉल्व हुआ, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन इंक्रीजेस। और डाला, अब ये डिजॉल्व नहीं हुआ। अब देखो क्या होता है सॉल्यूशन में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, यहां पर है ना सॉल्यूट मॉलिक्यूल जो रैंडम मोशन में है कि नहीं। यानी इन अ सॉल्यूशन, इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स एज वेल एज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन। जब ये रैंडम मोशन में होंगे, ये पॉइंट याद रखो, इन अ सॉल्यूशन या इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इन अ सॉल्यूशन, in a solution the solute and solvent molecules are in random motion, है कि नहीं, है कि नहीं। अब देखो क्या होगा, ये जो रैंडम सॉल्यूट है ना, इसमें जो रैंडमाइज है, जो मूव करता है इधर और उधर, वो कोलाइड करेगा ना विद दिस सॉलिड सॉल्यूट, करेगा कि नहीं। देखो यहां पर भी सॉल्यूट होगा, वो इसके साथ कोलाइड करेगा ना। जब वो कोलाइड करेगा, जब वो कोलाइड करेगा इस सॉल्यूशन में, वो वापस रिक्रिस्टलाइज होगा। समझ आया, जब वो कोलाइड करेगा वो वापस जाएगा। देखो क्या होता है, पहले अब जब हमने सॉल्यूट डाला तो ये सॉल्वेंट डिफ्यूज हुआ, किसमें, इस सॉल्वेंट में। यानी डिफ्यूजन ऑफ दिस सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। इसको हम क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन। द डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट, इन लिक्विड सॉल्वेंट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। पॉइंट याद रखो, यहां तक आया समझ में। हमने सॉल्यूट डाला, डिफ्यूज हुआ, दैट्स कॉल्ड डिसोल्यूशन। पहले रेट ऑफ डिसोल्यूशन होगी ना ज्यादा, यहां तक आया समझ में। यानी पहले इनिशियली जब हमने सॉल्यूट डाला तो सॉल्यूट जल्दी जल्दी डिसॉल्व होगा ना, किसमें, इस लिक्विड सॉल्वेंट में। तो इनिशियली डिसोल्यूशन विल बी हाई, डिसोल्यूशन विल बी हाई। जब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होगी तो डिसोल्यूशन थोड़ी कम हो जाएगी। अब क्या होगा, जब यहां पर सॉल्यूट मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, वो करेंगे ना कोलाइड एक दूसरे के साथ। जब वो कोलाइड करेंगे ना एक दूसरे के साथ, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे और वापस बनाएंगे सॉलिड सॉल्यूट। यानी लिक्विड सॉल्यूट जो था इसमें डिसॉल्व था, वो वापस कोलाइड करेगा एक दूसरे के साथ या सॉलिड सॉल्यूट के साथ, तो वो वापस क्रिस्टलाइज होगा। समझ आया। यानी व्हेनेवर दिस diffused solute they collide with each other and they comes out of the solution। यानी वो सॉल्यूशन में था सॉल्यूट पहले, जब उन्होंने कोलिजन किया वो आ जाएगा ना वापस सॉल्यूशन फॉर्म में इनटू सॉलिड फॉर्म। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो बाद में क्रिस्टलाइजेशन होगी, तो क्रिस्टलाइजेशन होते होते एक टाइम, यहां तक आया समझ में। तो देखो क्या है, पॉइंट लिखो दूसरा, द सॉल्यूट molecules in the solution collide with in the solution collide with each other and comes out of the solution in solid form।
in solid form, which is called crystallization. यहां तक आया समझ में? देखो क्या होता है, समझो पॉइंट को, प्लीज लिसन केयरफुली प्लीज. हमने पहले सोल्यूट डाला किस में? सॉल्वेंट में. तो पहले ये जो सोल्यूट है ये लिक्विड सॉल्वेंट में डिफ्यूज होगा ना, मिलेगा ना, डिजॉल्व होगा ना. तो जब सॉलिड सोल्यूट डिजॉल्व किस में हुआ, किस में डिफ्यूज हुआ? लिक्विड सॉल्वेंट में. इसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन. यहां तक आया समझ में? हमने और डाला, और डिफ्यूज हुआ, और डिसोल्यूशन हुई, यानी रेट ऑफ डिसोल्यूशन इंक्रीज हुई. जब हमने और डाला, अब ये डिसॉल्व नहीं हुआ, तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन क्या हो गई? कम हो गई. पहले ज्यादा थी, अब क्या हो गई? कम. मगर जब और नहीं डलेगा, जब उसमें और डिसॉल्व नहीं होगा, तब क्या होगा? तब ये जो इसमें था ना लिक्विड सोल्यूट, जो ऑलरेडी सोल्यूशन में था सोल्यूट, वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे. वो मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ. जब वो कोलाइड करेंगे वो मीट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ और वो वापस क्या बनाएंगे? सॉलिड सोल्यूट. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन. यहां तक आया समझ में? यह आया समझ में? यहां तक आया समझ में? अब डिसोल्यूशन भी होती है और क्रिस्टलाइजेशन भी होती है. यानी यहां पर क्या होगा? लिक्विड सोल्यूट कोलाइड होगा, वो वापस क्या बनाएंगे? सॉलिड सोल्यूट. और सॉलिड सोल्यूट में वापस डिफ्यूज होगा किस में? लिक्विड सॉल्वेंट में. यहां तक आया समझ में? तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब दोनों प्रोसेस क्या होंगी? सेम हो जाएंगी. यानी दोनों की रेट क्या हो जाएगी? सेम. या दोनों प्रोसेस क्या हो जाएंगी? इन इक्विलिब्रियम. यानी रेट, यानी डिसोल्यूशन एज वेल एज क्रिस्टलाइजेशन, दे आर इन इक्विलिब्रियम. यानी जितना यहां से जितने मॉलिक्यूल्स वापस कोलाइड हुए, बने किस में? बने वो सॉलिड सोल्यूट. और सॉलिड सोल्यूट वापस उतने ही मॉलिक्यूल डिफ्यूज हुए किस में? सॉल्वेंट में. यहां तक आया समझ में? यानी एक ऐसा स्टेज आएगा जब डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन किस में होंगे? इक्विलिब्रियम में. समझ आया? तो लिखो ये पॉइंट. A stage will come when dissolution and crystallization are in equilibrium. समझ आया? देखो क्या होता है, समझो पॉइंट को. हमने सॉलिड सोल्यूट किस में डाला? लिक्विड सॉल्वेंट में, डिफ्यूज हुआ, रेट ऑफ डिसोल्यूशन इंक्रीज हुई. और डाला, और डिसॉल्व हो गया तो डिसोल्यूशन इंक्रीज हो गई. जब हमने और डाला, अब ये डिसॉल्व नहीं हुआ, वो सॉलिड सोल्यूट यहाँ रहा, यानी सॉलिड शुगर या सॉलिड सोल्यूट बोलो, अब वो डिसॉल्व नहीं होता है. अब ये जो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स है ना, ये है ना, अब क्या है? सोल्यूट मॉलिक्यूल्स यहाँ दो किस्म के हैं. एक जो डिसॉल्व्ड फॉर्म में है और दूसरा अनडिसॉल्व्ड फॉर्म में है. और ये जो डिसॉल्व्ड फॉर्म में है ना, शुगर मॉलिक्यूल्स, सोल्यूट मॉलिक्यूल, वो कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ. जब वो कोलाइड करेंगे वो मीट हो जाएंगे और वो वापस क्या बनाएंगे? सॉलिड सोल्यूट. द solute molecules in the solution collide with each other and comes out of a solution in solid form, which is called crystallization. यहां तक आया समझ में? यानी इस सोल्यूशन में, सैचुरेटेड सोल्यूशन में डिसोल्यूशन भी होती है और क्रिस्टलाइजेशन भी होती है. एक स्टेज ऐसा आता है जहां पर डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है? इक्विलिब्रियम में. यानी जितना रेट ऑफ डिसोल्यूशन होगी उतनी रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगी. समझ आया? तो ये कौन सी सॉल्यूशन? यही है सैचुरेटेड सॉल्यूशन. यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं है, वहां पर एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है. यानी जितने सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स कोलाइड हुए और बनाए वापस सॉलिड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, और वो सॉलिड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को जितने वापस आए उतने ही सॉलिड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स वापस किस में जाते हैं? सॉल्यूशन फॉर्म में. तो दोनों में क्या आएगा? इक्विलिब्रियम. तो इसका मतलब है ए स्टेज विल कम व्हेन डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन आर इन इक्विलिब्रियम. समझ आया? तो डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन आर इन इक्विलिब्रियम. समझ आया? यही है सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो वी कैन से ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वहां पर स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं है. जितने सोल्यूट मॉलिक्यूल्स कोलाइड हुए बने सॉलिड सोल्यूट, उतने ही सोल्यूट मॉलिक्यूल्स वापस किस में जाते हैं? सॉल्यूशन में. तो देयर इज अ काइंड ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम. सो लिखो, इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन
solution, there is a dynamic equilibrium between dissolution and crystallization. यहां तक आया समझ में? ये पॉइंट नोट करो, समझ आया? यहां तक स्क्रीनशॉट उठाओ. सिंपल पॉइंट याद रखो, हमने सोल्यूट डाला सॉल्वेंट में डिसॉल्व हुआ, और सोल्यूट डाला सॉल्वेंट में डिसॉल्व हुआ, और सोल्यूट डाला सॉल्वेंट में अब डिसॉल्व नहीं होता है. तो वो सॉल्यूशन जिसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व नहीं होता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, सच अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. और एक डेफिनेशन क्या थी, इसमें ऑलरेडी ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है इज इन कांटेक्ट विद सॉलिड सोल्यूट, या सॉलिड शुगर भी बोलो, सॉलिड शुगर बोलो या सॉलिड सोल्यूट बोलो, यानी वो सॉल्यूशन जो इन कांटेक्ट हो विद सॉलिड सोल्यूट, सच अ सॉल्यूशन इज आल्सो कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. यहां तक आया समझ में? यहां तक आया समझ में? अब पॉइंट समझो, जब हम सोल्यूट डालते हैं सॉल्वेंट में, ये डिफ्यूज होता है. दिस डिफ्यूजन ऑफ अ सॉलिड सोल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिसोल्यूशन. ये पॉइंट. अच्छा, जब ये डिसॉल्व हुआ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गई, अब क्या होता है, इसमें ये जो लिक्विड सोल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ, मीट होते हैं, वापस सॉलिड सोल्यूट बनाते हैं, और ये जो सॉलिड सोल्यूट है ये वापस क्या होता है, डिफ्यूज इन द सॉल्वेंट. जितने सॉलिड सोल्यूट मॉलिक्यूल्स यहाँ बने वापस, उतने ही सॉलिड सोल्यूट मॉलिक्यूल्स वापस किस में जाते हैं, सॉल्यूशन में. यानी देयर इज अ काइंड ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. यहाँ तक आया समझ में? ये आया समझ में? यानी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर. यहां तक आपने स्क्रीनशॉट उठाना है. और एक पॉइंट समझो, टेम्परेचर वही है जिस पे हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाई थी, चाहे वो रूम टेम्परेचर भी हो या कोई और टेम्परेचर भी हो. टेम्परेचर इज पर्टिकुलर, यानी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. अब हमने सॉल्यूशन बनाई, अगर ऐसी सॉल्यूशन हुई जिसमें हम सोल्यूट डालते हैं डिसॉल्व होता है, सोल्यूट डालते हैं ये डिसॉल्व होता है, सोल्यूट डालते हैं ये डिसॉल्व होता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो सच अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. लिखो, a solution in which extra amount of solute can be dissolved at a particular temperature is called unsaturated solution. लिखो ये पॉइंट जल्दी. यहां तक आया समझ में? टेम्परेचर कांस्टेंट रखो, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, उसी टेम्परेचर पे आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाई, उसी टेम्परेचर पे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन भी बनती है, जिसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड, जिसमें सॉल्यूशन हो इन कांटेक्ट विद सॉलिड सोल्यूट, सच अ सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एंड इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन देयर इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन. वो सॉल्यूशन जिसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. यहां तक आया समझ में? अब समझो पॉइंट को, हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन की ही बात करेंगे, मगर टेम्परेचर हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं रखेंगे.
अगर हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाई मगर एट हायर टेम्परेचर, अभी हमने सैचुरेटेड, सपोज हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाई थी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने बनाई थी टेम्परेचर T1 पे, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर था, मगर अब हमने यही सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाई एट सम हायर टेम्परेचर, यानी नाउ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, नाउ सैचुरेटेड सॉल्यूशन is being prepared, is being prepared at higher temperature, at higher temperature, मगर वो टेम्परेचर किससे ज्यादा होना चाहिए? T1 के साथ। अब देखो, जब हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाई एट हायर टेम्परेचर देन T1, उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ज्यादा सोल्यूट होगा ना डिसॉल्व। अल्टीमेटली जितना हम टेम्परेचर राइज करेंगे, जितना हम टेम्परेचर ज्यादा देंगे, जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना ज्यादा सोल्यूट होगा ना डिसॉल्व, होगा कि नहीं? यानी ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन अब बनेगी एट हायर टेम्परेचर, समझ आया? उसमें होगा ना ज्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व। यहां तक आया समझ में? जब हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाई एट हायर टेम्परेचर, अब इसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जो हमने हायर टेम्परेचर पे बनाई उसी को अब कूल डाउन करो, कूल डाउन टू टेम्परेचर T1। यहां तक आया समझ में? कूल डाउन टू टेम्परेचर T1। हमने पहली सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाई थी T1 पर, अब हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाई एट हायर टेम्परेचर देन T1। जब हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाई एक हायर टेम्परेचर पे, अब उसी सॉल्यूशन को जो हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाई हायर टेम्परेचर पे, अब उसी सॉल्यूशन को क्या करो? उसको कूल डाउन करो टू टेम्परेचर T1। अब ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है जिसको हमने अभी कूल डाउन किया टू टेम्परेचर T1, इस टेम्परेचर T1 पे जब हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाई थी, इसमें है ना कम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड और इसमें है ना ज्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड, तो सच अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, पॉइंट याद रखो। हमने पहली सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाई थी T1 पे, अब हमने दूसरी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाई एट सम हायर टेम्परेचर देन T1, उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सोल्यूट होगा ना डिसॉल्व। जो हमने पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाई उससे ज्यादा सोल्यूट होगा ना यहां पर डिसॉल्व। अब जब ज्यादा सोल्यूट हुआ डिसॉल्व, ये अब हॉट है सॉल्यूशन, अब इसको कूल डाउन करो टू टेम्परेचर T1, वही टेम्परेचर T1। इसका मतलब है अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है एट टेम्परेचर T1, इसमें है ना ज्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट एज कंपेयर टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट द सेम टेम्परेचर, है कि नहीं? सो दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड दिस सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अनस्टेबल। ये याद रखो, ये याद रखो, दिस इज अनस्टेबल, क्योंकि जब ये कूल डाउन हुआ टू टेम्परेचर T1, अब आप सोल्यूट का एक ग्रेन उसमें डालो, जो एक्स्ट्रा सोल्यूट हुआ ना डिसॉल्व वो वापस होगा रिक्रिस्टलाइज। समझ आया? यहां तक आया समझ में? तो लिखो इसकी डेफिनेशन, लिखो। When a saturated solution is prepared at higher temperature, when a saturated solution is prepared at higher temperature, is cooled, it gives a solution, which contains usually more of solute than required for the saturated
solution at that temperature. At that temperature, such a solution is called super saturated solution. लिखो ये point. When a saturated solution is prepared at higher temperature is cooled, it gives a solution which contains usually more solute than required for the saturated solution at that temperature. At that temperature भी लिखो, T1 याद रहेगा इससे वो. तो such a solution is called super saturated solution. यहाँ तक नोट करो पहले. समझो पॉइंट को. अभी टेम्परेचर सपोज कांस्टेंट है, इसमें हमने सोल्यूट डाला, डिजॉल्व हुआ सॉल्वेंट में, और सोल्यूट डाला, डिजॉल्व हुआ सॉल्वेंट में, और डाला, अब ये डिजॉल्व नहीं हुआ एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर. दिस सोल्यूशन इज सैचुरेटेड सोल्यूशन. समझ आया? इस सैचुरेटेड सोल्यूशन में क्या होता है? सोल्यूशन इज इन कंटैक्ट विद सॉलिड सोल्यूट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर. दिस इज सैचुरेटेड सोल्यूशन. और सैचुरेटेड सोल्यूशन में डिसोल्यूशन भी होती है, रिक्रिस्टलाइजेशन भी होती है, दोनों के दरमियान इक्विलिब्रियम होता है, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन देयर इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम. अब वही टेम्परेचर T1, अगर इसमें और सोल्यूट डिसॉल्व हुआ सोल्यूट, सच सोल्यूशन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. ये कंडीशन खत्म. अब थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज करो T1 से ज्यादा. अब सैचुरेटेड सोल्यूशन जब उस टेम्परेचर पे बनेगी, उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सोल्यूट होगा ना देन दिस सैचुरेटेड सोल्यूशन. अब टेम्परेचर कूल डाउन करो टू टेम्परेचर T1. अब जो सोल्यूशन बन गई, इसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ है ना सोल्यूट, है कि नहीं? देन ए सोल्यूशन विच वाज सैचुरेटेड एट टेम्परेचर T1. इस सोल्यूशन को हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. एंड दिस सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन इज अनस्टेबल. समझ आया? क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सोल्यूट हुआ ना डिसॉल्व, वो टेम्परेचर T1 पे कम्स आउट. समझ आया? यहां तक नोट किया सारा? नोट किया यहां तक सारा समझ आया? अब देखो, हम एक टर्म डिफाइन करेंगे. सपोज ये सॉल्वेंट है, इट इज 100 ग्राम सॉल्वेंट. इट इज 100 ग्राम सॉल्वेंट. अभी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, पर्टिकुलर प्रेशर भी है. इस 100 ग्राम सॉल्वेंट में पहले हम डालेंगे सोल्यूट. अब ये सोल्यूट डिसॉल्व होगा, और डालेंगे डिसॉल्व होगा, और डालेंगे डिसॉल्व होगा, और डालेंगे, अब वो डिसॉल्व नहीं होगा. यानी कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolve हुआ in 100 gram of a solvent to prepare a saturated solution, that is called the solubility of the solute. यहां तक आया समझ में? देखो मेरे पास है 100 ग्राम सॉल्वेंट. समझो पॉइंट को, समझो. मैंने इसमें सोल्यूट डाला, सॉलिड सोल्यूट, वो डिफ्यूज हुआ, डिसॉल्व हुआ, डिसोल्यूशन हुई, और डाला, डिसॉल्व हुआ, और डाला, अब वो डिसॉल्व नहीं, वो नीचे रहा. ये बन गई ना सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. यानी अब इस 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में ये कितना सोल्यूट डिसॉल्व हुआ, कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हुआ, दैट इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस सोल्यूट. यहां तक आया समझ में? लिखो, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolved in 100 gram of solvent to prepare a saturated solution at a particular temperature is called solubility of the solute.
इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, यहाँ सॉल्युबिलिटी ऑफ द सोल्यूट, यहां तक नोट करो पहले। अब ये डिजॉल्व हो गया, अब ये सॉल्युबिलिटी है, हर एक सोल्यूट की अपनी अपनी सॉल्युबिलिटी होगी ना एक सॉल्वेंट में। चलो सॉल्वेंट है पर्टिकुलर सॉल्वेंट, NaCl की होगी ना अलग सॉल्युबिलिटी इसमें, KCl की अलग सॉल्युबिलिटी होगी ना वाटर में, ग्लूकोज की अलग सॉल्युबिलिटी होगी ना वाटर में, हर एक सोल्यूट की होगी ना अपनी अपनी सॉल्युबिलिटी। यानी जितने ग्राम्स आप NaCl इसमें डिजॉल्व हुआ उतने ग्राम्स आप KCl मत होंगे डिजॉल्व, या उतने ग्राम्स आप ग्लूकोज में डिजॉल्व होंगे। हर कोई सोल्यूट अलग अलग अमाउंट डिजॉल्व होगा इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सोल्यूट इन ए सॉल्वेंट। अब हमें वो टर्म्स डिस्कस करनी है, यहां तक पहले नोट करो। Factors affecting solubility of a solute in a liquid solvent। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एक सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी को इन द लिक्विड सॉल्वेंट। देखो एक तो वहां पर सोल्यूट है खुद ब खुद, दूसरा है सॉल्वेंट, तीसरा है टेम्परेचर जो हमने रखा था या प्रेशर। तो पहला पॉइंट है नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सोल्यूट, ये पॉइंट याद रखो। देखो हम मोस्टली वाटर में आयनिक सॉल्ट्स करते हैं ना डिजॉल्व, यहां तक आया समझ में। मोस्टली आयनिक सोल्यूट्स हम डिजॉल्व करते हैं इन वाटर, आयनिक सोल्यूट्स इन वाटर। अब समझो पॉइंट को अल्हम्दुलिल्लाह। आयनिक सोल्यूट्स इन वाटर, देखो मेरे पास है फॉर एग्जांपल NaCl और मेरे पास है फॉर एग्जांपल MgCl2, है कि नहीं। अब यहां पर Na का चार्ज है +1 और Cl का चार्ज है -1, यहां पर है Mg का चार्ज +2 है, यह है -2। आपने ऑलरेडी डिस्कस किया है ना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। जितना Q1 एंड Q2 चार्ज होगा उतना ही ये वेरी करेगा ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर अपोजिट चार्जेस ज्यादा होंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा ना, बॉन्ड होगा ना ज्यादा स्ट्रांग, है कि नहीं। तो इसका मतलब है जितना बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतना वो लेस डिसॉल्व होगा ना, होगा कि नहीं। क्योंकि जब बॉन्ड स्ट्रांग बनेंगे तो लैटिस होगी ना सॉलिड की स्ट्रांग, है कि नहीं। क्योंकि डिसोल्यूशन एंड लैटिस एनर्जी वर्क अपोजिटली। यहां तक आया समझ में। तो जितना स्ट्रांग बॉन्ड होगा एक आयनिक कंपाउंड में उतना वो लेस सॉल्युबल होगा वाटर में। यहां तक आया समझ में। तो लिखो पॉइंट, देखो solutes that are ionic in nature, that are ionic are mostly soluble in water। समझ आया, समझ आया। but the stronger the ionic bond in an ionic solute, comma, the lesser is the solubility। Example,
NaCl is more soluble than MgCl2 in water। समझ आया? यहां तक आया समझ में? जितना चार्ज होगा आयन्स का उतना वो अट्रैक्ट करेंगे, उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, उतनी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, उतना वो लेस सॉल्युबल होगा। जितना वीक आयनिक बॉन्ड होगा उतना क्या होगा? सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो हम क्या करेंगे? सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 is inversely proportional to ionic bond strength। अगर आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, अगर आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। यहां तक आया समझ में? ये पॉइंट नोट डाउन करो जल्दी। अच्छा, देयर आर सम सोल्यूट्स जो आयनिक नहीं है बट दे आर स्टिल सॉल्युबल इन वाटर। देयर आर सम सोल्यूट्स which are not ionic but soluble in water। example glucose, example HCl, etc। या ग्लूकोज अभी लिखेंगे। एग्जाम्पल ग्लूकोज इज सॉलिड। तो ये कैसे डिजॉल्व होगा? किसमें? वाटर में। ये ग्लूकोज डिजॉल्व होता है वाटर में बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो लिखो सच सोल्यूट्स आर सॉल्युबल in water due to hydrogen bonding। लिखो ये पॉइंट जल्दी। यहां तक आया समझ में? तो देखो सोल्यूट्स दो किस्म के होते हैं, आयनिक एंड नॉन आयनिक। अभी हमने आयनिक की बात की और इसकी की। ये नॉन आयनिक सोल्यूट्स है, ये डिजॉल्व इन वाटर में बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां तक आया समझ में? मगर कुछ ऐसे सोल्यूट्स हैं जो नॉन आयनिक है, जस्ट लाइक नेप्थलीन है, जस्ट लाइक कोई और है। तो सच सोल्यूट्स आर सॉल्युबल इन बेंजीन। समझ आया? तो वहां पर एक पॉइंट डिस्कस होता है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक। अगर पोलर सोल्यूट होगा वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, अगर नॉन पोलर सोल्यूट होगा वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। लिखो ये पॉइंट भी। देखो क्या होगा। अभी हमने NaCl की बात की। NaCl ये पोलर है ना। या इसी तरह अगर हम करेंगे नेप्थलीन की बात, नेप्थलीन जो है नेप्थलीन बाल्स, ये है नेप्थलीन, ये नॉन पोलर है। इट इज नॉन पोलर सोल्यूट, इट इज नॉन पोलर नॉन आयोनिक सोल्यूट और दिस इज पोलर सोल्यूट। अब अगर वाटर में डालेंगे, वाटर है ना पोलर, डेल पॉजिटिव एंड डेल नेगेटिव। NaCl इसमें डिजॉल्व होगा मगर नेप्थलीन इसमें डिजॉल्व नहीं होगा। यहां तक आया समझ में? अगर हम बेंजीन लेंगे सॉल्वेंट, ये NaCl इसमें डिजॉल्व नहीं होगा मगर नेप्थलीन डिजॉल्व होगा। यानी ये जो पोलर सोल्यूट्स है, दीज आर सॉल्युबल इन polar solvents and non-polar solutes are not dissolved in polar solvents, non-polar solutes are dissolved in non-polar solvents। तो लिखो यहां तक पॉइंट, ये पॉइंट लिखो। non-polar solutes like naphthalene are soluble in non-polar solvents like benzene। समझ आया?
In short, like dissolves like, and चलो like dissolves like यानी that is polar solute soluble in polar solvent, अच्छा non polar solute soluble in non polar solvent। यहां तक आया समझ में? आयनिक कंपाउंड्स पोलर सोल्यूट में सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे और नॉन आयनिक किस में डिसॉल्व होंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट में, एक्सेप्ट ग्लूकोज such solutes that are non-ionic but soluble in water. These are soluble in water because of hydrogen bonding। यहां तक नोट करो। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, देखो अभी हमने नेचर ऑफ सोल्यूट में क्या बोला कि सोल्यूट्स आर ऑफ टू टाइप्स, आयनिक एंड नॉन आयनिक। आयनिक सोल्यूट्स आर सॉल्युबल इन वाटर मींस पोलर सॉल्वेंट, और नॉन आयनिक जो सोल्यूट सॉल्युबल है वाटर में, दीज आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट देयर आर नॉन पोलर सोल्यूट्स दैट आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन। तो यहां से नटशेल निकला कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी पोलर सोल्यूट इज सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। यहां तक समझ आया? अब है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यानी हाउ द नेचर ऑफ सॉल्वेंट अफेक्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड सोल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। देखो क्या होगा अगर हम आयनिक सोल्यूट्स की बात करेंगे, आयनिक सोल्यूट्स की बात करेंगे, ये याद रखो, ये जो आयनिक सोल्यूट्स है ना, दीज आर सॉल्युबल इन द सॉल्वेंट्स दैट हैव हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहां तक आया समझ में? लिखो आयनिक सोल्यूट्स आर हाईली सॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स with high dielectric constant। या आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस किया होगा, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ये जो आयनिक सोल्यूट्स है ना, ये उन सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं ज्यादा जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो आयनिक बॉन्ड है ना, आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ is inversely proportional to dielectric constant of solvent। ये पॉइंट लिखो, आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा उतना आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? कम, उतना वो जल्दी टूटेगा ना। जितनी आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, पानी में डालो वो जल्दी होगा ना डिसोसिएट बॉन्ड, तो क्या होगा? सॉल्युबल ज्यादा। यहां तक आया समझ में? एग्जांपल देखो NaCl की बात करेंगे, NaCl की बात करेंगे, NaCl इसको हम डालेंगे वाटर में और इसको हम डालेंगे किसी मिथाइल अल्कोहल में, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 80, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 31। NaCl है ना, ये पोलर सोल्यूट है ना, आयनिक सोल्यूट है ना, आयनिक आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी ना यहाँ, इसकी आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। जिस सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा उस वक्त आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? वीक।
यहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है, यहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है 32। तो यहां पर इसका आयनिक बॉन्ड क्या होगा, ज्यादा वीक, और यहां पर कम वीक होगा। यहां आया समझ में? यानी इसमें आयनिक बॉन्ड बहुत ज्यादा वीक होगा, इसमें आयनिक बॉन्ड ज्यादा वीक नहीं होगा। तो इसका मतलब है NaCl इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन मिथाइल अल्कोहल बिकॉज वाटर हैज मोर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देन मिथाइल अल्कोहल। तो ये लिखो, NaCl is more soluble in water than methyl alcohol because water has more dielectric constant than मिथाइल अल्कोहल। यहां तक आया समझ में? ये पॉइंट क्या बोलता है? ये पॉइंट हमें बोलता है कि आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किससे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा उतना आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी। तो उतना वो जल्दी डिसोसिएट होगा, उतना सॉल्युबल ज्यादा होगा। तो अगर हम NaCl वाटर में भी डालेंगे और मिथाइल अल्कोहल में भी डालेंगे, वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 80, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना? 32। तो यहां पर आयनिक बॉन्ड ज्यादा वीक होगा ना, यहां पर वीक नहीं होगा। इसका मतलब है NaCl इज मोर सॉल्युबल इन वाटर एज कंपेयर टू मिथाइल अल्कोहल। यहां तक नोट करो। जरा एक पॉइंट मुझे बोलो, हम NaCl इट इज आयनिक सल्यूट, इसको हम डालेंगे वाटर में, और कुछ NaCl को डालेंगे मिथाइल अल्कोहल में, और कुछ NaCl को डालेंगे बेंजीन में। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका? वाटर का कितना है? 80। मिथाइल अल्कोहल का है 32। और इसका है 2.3। अब हमें बोलो कि NaCl किस में ज्यादा डिजॉल्व होगा? बेंजीन में ज्यादा डिजॉल्व होगा, मिथाइल अल्कोहल में होगा, या वाटर में? अभी हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था कि आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ is inversely proportional to dielectric constant of solvent. यहां तक आया समझ में? किसी सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा, वहां पर आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, तो इसका मतलब है आयनिक बॉन्ड वीक होगा, तो वो जल्दी डिसॉल्व होगा। इसका मतलब NaCl ज्यादा सॉल्युबल किस में होगा? वाटर में। फिर किस में होगा? मिथाइल अल्कोहल। फिर किस में होगा? बेंजीन में। यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इन वाटर इज मोर एज कंपेयर टू दिस एंड दिस। समझ आया? यहां तक आया? इसका मतलब है जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा उतनी सॉल्युबिलिटी होगी ना आयनिक सॉलिड की ज्यादा। तो ये भी निकला ना ये पॉइंट कि सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक solute is directly proportional to dielectric constant of solvent. ये पॉइंट याद रखो। यहां तक आया समझ में? ये आया समझ में? यहां तक आया समझ में? तो ये नोट करो।
effect of pressure on solubility. So there is no effect of pressure on solubility of a solid solute in liquid solvent. यहां तक आया समझ में? क्योंकि ये जो लिक्विड है ना, इट इज इनकम्प्रेसिबल. समझ आया? सो दैट इज वाई देयर इज नो इफेक्ट ऑफ सॉलिबिलिटी ड्यू टू प्रेशर. समझ आया यहां तक? यानी देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड सोल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट. यानी प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट. ये नोट करो. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है. अगर हम डिस्कस करेंगे किसी देखो क्या होता है. मोस्ट ऑफ द सोल्यूट्स जस्ट लाइक NaCl, जस्ट लाइक KCl, KNO3 या और कोई सोल्यूट, जब हम इनमें वाटर में डालते हैं ना, यानी वी पुट देम इन लिक्विड सॉल्वेंट और वाटर, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है विद टेम्परेचर. समझ आया? यानी कुछ आयनिक सोल्यूट्स हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. यहां तक आया समझ में? सो सोल्यूट्स, यानी द सॉल्युबिलिटी of solutes like KCl, NaCl, KNO3, etc. increases with increase in temperature. The solubility of solutes like पोटेशियम क्लोराइड, NaCl, KNO3 increases with increase in temperature. इसी तरह the solubility of solutes like calcium acetate, calcium acetate, calcium chromate decreases with increase in temperature. देखो पॉइंट याद रखो, जब भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनती है ना, देयर इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन. मीन्स इक्विलिब्रियम पे लीचार्ट-क्लीयर्स प्रिंसिपल अप्लाई होता है ना. तो देखो ये सोल्यूट्स है ना, KCl, NaCl, KNO3, MgCl2, इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और इनकी सॉल्युबिलिटी यानी कैल्शियम एस्टेट, कैल्शियम क्रोमेट या कोई और सोल्यूट, इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. अब ऐसा क्यों हुआ? जब KCl, NaCl, पॉइंट याद रखो, KCl, NaCl, KNO3, ये पॉइंट याद रखो, जब भी सोल्यूशन बनती है तो आपको ये पता है सुनो पॉइंट सुनो. देखो जब भी कोई सोल्यूट डिसॉल्व होता है इन लिक्विड सॉल्वेंट, या तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी, यही होगी ना. अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी, del H इज नेगेटिव,
यानी फॉर सॉल्यूशंस इन विच डेल एच इज नेगेटिव, उनके लिए अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि जब सोल्यूट हमने किस में डाला, वाटर में, तो हीट रिलीज हो गई ना, यानी टेम्परेचर सिस्टम का डिक्रीज हुआ ना। तो इसका मतलब है कि अगर हम यहीं से टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हम सिस्टम को अनस्टेबल बनाते हैं। तो ये पॉइंट याद रखो, फॉर सॉल्यूशंस इन विच डेल एच इज नेगेटिव, टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। और इसी तरह सॉल्यूशंस जिनका डेल एच क्या होगा, पॉजिटिव, जब उनका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। यहां तक आया समझ में? यह आया समझ में? एक सिंपल पॉइंट याद रखो, यहां तक आया समझ में? यानी वो सॉल्यूशन है जिनके लिए डेल एच क्या है, नेगेटिव, मींस एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और वो सॉल्यूशन है जिनका डेल एच क्या होगा, पॉजिटिव, मींस एंडोथर्मिक, इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहां तक आया समझ में? यह आया समझ में? यहां तक आया समझ में? अब जब सॉल्यूशन बनती है, सॉल्यूशन बनती है, तो अब समझो सॉल्यूशन बनना, डेल जी इज नेगेटिव, इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डेल जी इज नेगेटिव, डेल जी इज नेगेटिव। अब देखो क्या होगा, यू नो दैट कि डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। यहां तक आया समझ में? तो सॉल्यूशन बनने के लिए डेल जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। जब हम सॉलिड सोल्यूट किस में डालते हैं, लिक्विड सॉल्वेंट में, तो एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज। जब ये इंक्रीज होगी, देखो सॉलिड सोल्यूट हमने किस में डालना है, लिक्विड सॉल्वेंट में, लिक्विड सॉल्वेंट में डालना है। जब हम लिक्विड सॉल्वेंट में डालेंगे, ये भी था ना क्रिस्टल फॉर्म में, जब ये इसमें डालेंगे ना तो ये बनेगा ना लिक्विड स्टेट में, इसकी रेंडमाइजेशन होगी ना इंक्रीज। जब इसकी रेंडमाइजेशन इंक्रीज होगी तो डेल एस इंक्रीजेस, यानी a solution of solid in liquid solvent, del S is positive, del S is positive, del S is always positive। तो जब ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव कॉल्ड नेगेटिव, तो डेल जी क्या आएगा, नेगेटिव। यहां तक आया समझ? मगर फैक्टर इस पे डिपेंड करेगा, अगर ये एक्सोथर्मिक होगी, डेल एच इज नेगेटिव, डेल एच इज नेगेटिव, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहां तक आया समझ में? इसी तरह अगर डेल एच इज पॉजिटिव, एंडोथर्मिक होगी, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहां तक आया समझ में? ये सारा नोट करो। अब यहां से क्या निकला, डेल एच मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड डेल एस इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहां तक आया समझ में? चलो इतना ही लिखो, यहां तक आया समझ में? मगर कुछ ऐसे सोल्यूट्स हैं, देखो गोबर में, यहां तक आया समझ में? यह आया समझ में? ऐसे देखो, ऐसे सॉल्यूशंस की जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, ऐसे सॉल्यूशंस की जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। तीसरा पॉइंट, देयर आर सम सोल्यूट्स, देयर आर सम सोल्यूट्स, नोट में लिखो ये नोट, देयर आर सम सोल्यूट्स, देयर आर सम सोल्यूट्स जिनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, देयर solubility increases with increase in temperature, increase in temperature, with increase in temperature। फिर जब टेम्परेचर और ज्यादा इंक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। बट when temperature increases, when temperature increases beyond a point, या beyond a point, the solubility decreases। समझ आया? यानी कुछ ऐसे आयनिक सोल्यूट्स हैं, पहले जब हम वाटर में डालते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है किसी एक खास टेम्परेचर तक, मगर जब हम उस खास टेम्परेचर से आगे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज। वो जो खास टेम्परेचर है, सच टेम्परेचर का ट्रांजिशन टेम्परेचर। समझ आया? तो ये पॉइंट याद रखो,
the temperature below which solubility increases with increase in temperature and above which solubility decreases with increase in temperature, that temperature is called transition temperature. समझ आया? इसका मतलब यह है कि कुछ सोल्यूट्स है, जब हम उनको पानी में डालते हैं, जब हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है अप टू अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. उस पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज़्यादा अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है. और वो जो खास टेम्परेचर है, सच टेम्परेचर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर. यानी ट्रांजिशन टेम्परेचर तक जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, और ट्रांजिशन टेम्परेचर से ऊपर अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करें तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी. एग्जाम्पल Na2CO3 10 टाइम्स वाटर. समझ आया? जब हम इनका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी. यहां तक आया समझ में? मगर जब हम ट्रांजिशन टेम्परेचर से और करते हैं टेम्परेचर इंक्रीज तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी. क्योंकि above transition temperature ये NO2CO3 10 टाइम्स वाटर, इट इज एनहाइड्रस. ये क्या बनता है? Na2CO3 बनता है. ये एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बनता है. यहां तक आया समझ में? जब एबो ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है ना तो Na2CO3 10 टाइम्स वाटर ये लूज करता है क्या? ये वाटर ऑफ हाइड्रेशन एंड बिकम्स Na2CO3. तो ये पॉइंट लिखो. एबो ट्रांजिशन टेम्परेचर सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट loses water of crystallization. इसको हम कहते हैं water of crystallization. and becomes anhydrous. Na2CO3. यहां तक आया समझ में? फिर जब एनहाइड्रस Na2CO3 को टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी. यहां तक आया समझ में? अब देखो क्या हमने डिस्कस किया कि जब भी हम आयोनिक सोल्यूट्स का जस्ट लाइक NaCl, KCl, MgCl2 उनका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी उनकी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. मगर जब हम सॉल्युबिलिटी देखते हैं किसकी, उसको हम क्या कहते थे? कैल्शियम एसिटेट, कैल्शियम क्रोमेट, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है. तो वहां से नटशेल ये निकला कि वो सॉल्यूशन जो एक्सोथर्मिक होती है, जहां पर डेल H नेगेटिव होता है, उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. और वो सॉल्यूशन जहां पर डेल H पॉजिटिव होता है, एंडोथर्मिक, वहां पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. फिर हमने नोट में बोला कि कुछ ऐसे आयोनिक सोल्यूट्स हैं जब हम उनको पानी में डालते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है अप टू सर्टेन टेम्परेचर. बियॉन्ड दैट सर्टेन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड सच टेम्परेचर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर. एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, वाटर में डालते हैं, इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है. एबो ट्रांजिशन टेम्परेचर ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये लूज होता है. फिर जितना भी टेम्परेचर इंक्रीज करोगे NO2CO3 की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज ही होती है. यहां तक आया समझ में? आज का लेक्चर यहीं तक. टिल देन गुड बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.